सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ देखो, बीएससी पार्ट फर्स्ट का सेमेस्टर फर्स्ट खत्म हो चुका आपका। जैसा भी हुआ ठीक हुआ, ये बात ध्यान रखना। जिस बच्चे की इंस्पायर स्कॉलरशिप चल रही है वो बच्चा थोड़ा सा ध्यान रखे कि आपको 60% बनाने कंपलसरी हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा परसेंटेज पे ज़्यादा ना ध्यान दे रहे हो तो भी कम से कम आप 60 पे तो ध्यान दीजिए। समझ गए मेरी बात? सेकंड सेमेस्टर में आ गए हो, थोड़ा थोड़ा कंपटीशन एग्जाम की भी इधर उधर से तैयारी स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है भाई, ज़्यादा नहीं तो कम से कम थोड़ा 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 पैरेलल के अंदर स्टार्ट करोगे तभी जाके स्टार्ट होगा। ठीक है, आपके पास 3 साल है आराम से। लास्ट में गोल तो यही है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है। तो आप थोड़ा 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 प्रैक्टिस करोगे, हर चीज़ जैसे बेसिक चीज़ें हैं उनका आप थोड़ा सा स्टडी करते रहिए साथ साथ पैरेलल में। और इवनिंग में जितना भी आपको टाइम मिलता है 1-2 घंटे का आप उसको दीजिएगा। समझ गए मेरी बात? चलो, बीएससी पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपने मैकेनिक्स एंड वेव एंड ऑसिलेशन पढ़ी। वैसे ही आपको बीएससी पार्ट फर्स्ट के सेमेस्टर सेकंड के अंदर बुक पढ़नी है, वो पढ़नी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, विद्युत चुंबकी। समझ गए मेरी बात? छोटी बुक है, साफ सुथरी बुक है, तो आप थोड़ा आराम से भी पढ़ोगे तो साथ साथ में तैयारी हो जाएगी। बस इसके अंदर ये है कि न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा ज़्यादा करना आपको इसके अंदर। समझ गए मेरी बात? हाँ जी। तो आपका जो बुक है पास कोर्स वालों के लिए बात कर रहा हूं मैं, केवल किसके लिए बात कर रहा हूं? पास कोर्स वालों के लिए। विद्युत चुंबकी सेमेस्टर नंबर सेकंड, या आपने जो बच्चे नए हैं वो आराम से राइट डाउन कर लीजिएगा। सिलेबस के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं पहले। ठीक है, सिलेबस सेम एज इट इज आपकी वो 4 यूनिटें चलेंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेम आपको कंटिन्यू ऐसे ही करना है हर सेमेस्टर के अंदर। ठीक है, यूनिट नंबर जो फर्स्ट है वो पहला चैप्टर जो आपका है, 2 चैप्टर, ये सबसे बड़ी यूनिट है, ध्यान रखना। यूनिट नंबर फर्स्ट इसके अंदर 2 चैप्टर काम में आएंगे बेटा। एक तो आएगा स्केलर एंड वेक्टर फील्ड, यानी अदिश एवं सदिश क्षेत्र, जिसके बारे में मैंने कल भी आपको बारे में बताया था। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर फील्ड यानी सदिश एवं अदिश क्षेत्र। आपने फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी होंगी, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, उन्हीं को आगे बढ़ाना है थोड़ा सा। ठीक है, उसके बाद देखो सेकंड जो चैप्टर आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा के बारे में आपने मैकेनिक्स की यूनिट नंबर सेकंड के फर्स्ट पोर्शन में ही काफी अच्छा खासा पढ़ा है ना? सेम आपके बारे में यहां पढ़ना है थोड़ा सा। यूनिट नंबर जो सेकंड है वो आपका कौन सा है? हाँ, वो चैप्टर एक ही बात है बेटा, ठीक है ना, कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैटर, क्या है? पदार्थ में विद्युत क्षेत्र। सेकंड जो थर्ड यूनिट है वो सेम एज इट इज है, मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इन मैटर, यानी पदार्थों में चुंबकीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 है आपकी, वो है मैक्सवेल इक्वेशंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में आपने 11th 12th क्लास में भी पढ़ा होगा, यहां पे और बताएंगे आपको। ठीक है, मैक्सवेल के समीकरण और विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये आपका सिलेबस है बेटा। तो एक काम करो, फटाफट इसको राइट डाउन कर लीजिए और इसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं अपना काम। पेपर पैटर्न वगैरह सेम एज इट इज रहेगा, मैं आपको 1 मिनट में डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। फटाफट राइट डाउन कर लीजिएगा इसको। ठीक है, बुक वगैरह अच्छी तरीके से देख लेना रे, 2 मिनट की बात है। और YouTube पे जो बच्चे क्लास देख रहे हैं, देखो रेगुलर आपकी जो लाइव क्लासेज हैं वो सुबह 7 से और 8 बजे चलती हैं। जिस बच्चे को डेमो क्लासेस लेनी है वो नीचे जो पट्टी पे जो नंबर चल रहे हैं अपने सुंदर वाले 7311 9811 पे संपर्क कर लेना, आपको अच्छा लगे तो। ठीक है, 2-4 दिन पढ़ के देख लो, आपको अच्छा लग जाए तो आप इस पर कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट उतार लेना भाई, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे। पेपर पैटर्न पता है ना तुम्हें, कैसा पेपर आता है सेमेस्टर का? सेमेस्टर है या बीएससी बीएड है? सेमेस्टर का पेपर पैटर्न पता है? तो इस बार फिजिक्स में कितने कितने नंबर लेके आओगे ना? मतलब फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ।
अच्छा, करके पूरा आए हो, बाकी तो रिजल्ट राम भरोसे। मुरारी तो अभी करके आएगा बेचारा, बताओ, पूरी साल पढ़ा है, अब दे के आएगा पेपर। फटाफट उतारो रे। सिलेबस उतार लेना रे अच्छे तरीके से एक बार। दस से 11 क्लास, 12 क्लासेस लगेंगी इसके अंदर, ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। शांति से पढ़ते रहो, आराम से। सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको ओपन करके बताऊंगा, हर चीज़ के बारे में, एक एक फिजिकल मीनिंग समेत, ठीक है, हर वर्ड का। ठीक है, ये आपका सिलेबस है बेटा, ना। और पेपर पैटर्न आपको पता होगा, जिस बच्चे को नहीं पता है वो मुझसे संपर्क कर लेना, क्योंकि एक बार एक पेपर दे चुके हो तो बार बार डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है पेपर में, ठीक है। कल आपको भी लिखवाया था, पर आज देखो ये फर्स्ट क्लास है तो इसके अंदर थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल लिख लीजिए। मैथमेटिकल टूल्स, जो मैथमेटिकल टूल्स हैं वो आपको काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी इसके अंदर आपको पढ़ने के लिए। ध्यान दीजिए, पहली बात, वैसे देखा जाए तो आपको ये सारी चीजें पता है, नॉर्मल सी बात है। हाँ, पहला क्या है, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। सेकेंड, इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। हाँ जी, बताना भाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस है कॉस थीटा और प्लस है सी कांस्टेंट, लिमिट नहीं दिया हो तो। इसके अलावा कोस थीटा का क्या होगा, साइन थीटा प्लस सी। इसके अलावा आपको क्या लिखवाए थे मैथमेटिकल टूल, देखो दो चीजों का आपको ध्यान रखना है, एक होता है साइन एन पाई, क्या है बेटा, साइन एन पाई, और एक और क्या होता है कोस एन पाई। इनकी वैल्यू बताओ जरा फटाफट। साइन एन पाई, एन की वैल्यू कुछ भी लो, आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, 0। चाहे एन की वैल्यू क्या लो आप, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, कोई भी लोगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0। कोस एन पाई की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, -1 की पावर n। हाँ जी, n बराबर 0, 1, 2, 3, डिपेंड करेगा कि n की वैल्यू क्या है। समझ गए मेरी बात, जैसे 0 रखी तो वैल्यू 1 मिलेगी, और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 ही होती है। फिर 1 रखो, cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, चेक कर लो, -1 की पावर 1, -1 मिलेगा, तो cos n पाई की वैल्यू कितनी मिलेंगी, -1 की पावर। इसके अलावा आपके फॉर्मूले और क्या थे, देखो साइन थीटा और एक और कौन सा था, कॉस थीटा। याद रखना, जब साइन थीटा और कोस थीटा है उस सिचुएशन में आपका फॉर्मूला e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा और डिवाइडेड अपॉन 2 आयोटा। कोस थीटा में क्या होगा, e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा और डिवाइडेड बाई 2। यदि इन्हीं की जगह हाइपरबोलिक में हो तो बेटा आयोटा नहीं आएगा, क्या आएगा,
जैसे साइन हाइपरबोलिक थीटा और कॉस हाइपरबोलिक थीटा। तो इसका क्या आएगा बेटा, ए की पावर थीटा और माइनस ए की पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2। और कोस का क्या होगा बेटा, ए की पावर थीटा प्लस ए की पावर माइनस थीटा और डिवाइडेड बाई 2। इसके अलावा आपको और फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया था बेटा, 2 फॉर्मूले लिखवाए थे, याद करो कौन कौन सा। एक तो साइन स्क्वायर थीटा और एक क्या लिखवाया था, कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों को ही किसके टर्म में लिखना है, कोस की टर्म में। अब याद करो जब भी साइन है तब क्या आएगा, माइनस, और कोस है तब प्लस। क्या आएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई और 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये जो फॉर्मूले हैं ये आपने अभी तक पढ़े हैं अच्छी तरीके से, कहीं बीएससी पार्ट फर्स्ट में पढ़ा है, कोई 11th में पढ़ा है, कोई 12th में पढ़ा है, आपने कहीं ना कहीं आपके नज़रों में जरूर आए हैं ये फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले अपन बीच बीच में काम में लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो आप जो चीज़ें काम में लोगे वो लोगे एक डेल ऑपरेटर इस यूनिट के अंदर। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, क्या काम में लोगे, डेल संकारक। क्या काम में लोगे रे, डेल संकारक यानी डेल ऑपरेटर। हाँ एक सेकंड रुको, डेल ऑपरेटर। अब जो ये डेल संकारक है ये ध्यान से सुनिए, कुछ इस तरीके से लिखा जाता है बेटा, डेल। कई बार इसके ऊपर वेक्टर भी लगाया जाता है, क्योंकि ये वेक्टर की तरह क्या किया जाता है, डील किया जाता है, इसलिए इसको वेक्टर भी लगा देते हैं इस पे। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ क्योंकि आपकी बुक में अंदर लगाया हुआ मिलेगा आपको। वैसे इसका मैग्नीट्यूड नहीं लिया जा सकता, डायरेक्शन तो बताता है, ठीक है ना। आगे और बताएंगे। डेल ऑपरेटर को मैं कॉमन फॉर्म में लिख रहा हूं। कॉमन फॉर्म सर कैसे, देखो E1 कैप अपॉन H1 और डेल ओवर डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 डेल ओवर डेल U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 और डेल ओवर डेल U3। बेटा एक जनरल फॉर्म है इसकी, और ये जिस भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में होती है उसे बोलते हैं वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं उसको, वक्र रेखीय निर्देश तंत्र। ध्यान से पढ़ना रे, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा, एक बार सुनो आराम से। निर्देश तंत्र, इसको क्या बोलते हैं, कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इस कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमें फायदा क्या होगा, ये मैं मैथमेटिकल में पढ़ाऊंगा आपको, पर सुनिए। और आपको मैकेनिक्स की फर्स्ट जहां यूनिट स्टार्ट की हुई है ना, वहां पे मेरा बताया हुआ भी है। इसके अंदर आपको क्या करना है कि कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, जिसकी हेल्प से हम कार्टेशियन, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल तीनों में जा सकते हैं। यानी आप वक्र रेखीय निर्देश तंत्र की सहायता से किस किस में जा सकते हो, गोलीय, बेलनीय और कार्तीय निर्देश तंत्रों में जा सकते हो। सर ये क्या होते हैं निर्देश तंत्र? निर्देश तंत्र तुम्हें मैंने बताया था कि नहीं बताया था मैकेनिक्स में? तो एक तो मोशन के आधार पर, गति के आधार पर, और एक निर्देशांक के आधार पर। मोशन के आधार पे कहां पे बांटा था अपन ने, जड़त्वीय और अजड़त्वीय, और निर्देशांकों के आधार पर कार्तीय, बेलनीय और गोलीय, यानी स्फेरिकल, कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सर ये काम में कहां लिया जाते हैं? जैसे देखो कोई सेब गोलाकार है, यदि उसकी कैलकुलेशन आप कार्तीय निर्देश तंत्र में करोगे तो वो बहुत ब्रॉड हो जाएगी, लंबा चौड़ा हो जाएगी। वहीं यदि एक स्फेरिकल शेप की कैलकुलेशन सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में की जाए तो वो क्या हो जाएगी, आसान। क्या कार्तीय में करेंगे तो सही नहीं होगी, होगी कार्तीय में भी, पर क्या होगी, लंबी होगी। सेम एज इट इज कोई सिलेंडर नुमा शेप है और उसकी आपको कैलकुलेशन करनी है, तो आप किस में करोगे, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। कार्तीय में हो सकती है बट क्या होगी, थोड़ी बड़ी। तो सर अब इसके बारे में बताओ,
अभी के लिए थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूं, ध्यान सुनना। ये जो E1, E2, E3 ये होते हैं एकांक सदिश। क्या बोलते हैं इनको? यूनिट वेक्टर। अच्छी तरीके से पढ़ना रहे पूरी चीजों, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। E1 कैप कॉमा E2 कैप और कॉमा E3 कैप क्या कहलाते हैं बेटा? ये एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर। कोई दिक्कत? यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई, पता है तुम्हें? ऐसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता हो? 1 होता हो। ठीक है। दूसरी, इसमें क्या क्या चीज काम में आ रही है? H1 कॉमा H2 और कॉमा H3, इसे हम बोलते हैं स्केल गुणांक। क्या बोलते हैं? स्केल गुणांक, स्केल फैक्टर। फिर इसके अंदर 3 चीजें काम में आ रही हैं, और कौन सी आ रही है? U1 कॉमा U2 कॉमा U3, ये क्या होते हैं? निर्देशांक। क्या कहलाते हैं बेटा? ये निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। तो अब मुझे बताओगे सारे बच्चे, ठीक है? सबसे पहले हम बात करें किसकी? कार्तीय निर्देश तंत्र की। कार्तीय निर्देश तंत्र, यदि हम बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, चलो कार्तीय निर्देश तंत्र आपने बहुत सारी जगह पे पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्तीय निर्देश तंत्र, बताओ किस किस बच्चे ने पढ़ रखा है कार्तीय निर्देश तंत्र? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। निर्देशांक क्या होते हैं बेटा इसके? अरे मैकेनिक्स में पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट। क्या होते हैं कोऑर्डिनेट इसके? एक्स वाई जेड होते हैं कि नहीं होते? अब हमारे पास 2 चीजें, स्केल गुणांक, ये तुम्हें मैथमेटिकल की बुक में बताएंगे। स्केल फैक्टर याद रखने हैं तुम्हें। स्केल गुणांक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में H1 हो, H2 हो और चाहे H3 हो, तीनों की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1। ध्यान रखना है, ठीक है? इसके बाद हमारा क्या बच गए? एकांक सदिश। क्या बच गए? एकांक सदिश यानी आपके यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा रे? E1 कैप। सर E1 कैप में यूनिट वेक्टर हमारा जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में काम लेते हैं, अभी तक हम लेते आ रहे हैं आई कैप। तो सर इसको और तरीके से आगे आगे जैसे जैसे और बढ़ोगे, हो सकता है इस आई कैप को हम क्या लिख दें? एक्स कैप भी लिखा हुआ मिल जाए तुम्हें। सर और बेटा इसको ए एक्स कैप भी लिख सकते हैं, ये कई बार ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है कई बुकों में, ठीक है? सेम एज इट इज। अब बताओ मुझे कि E2 कैप को क्या लिखोगे? E2 कैप जे कैप या वाई कैप या ए वाई कैप, ये तीनों ही क्या है? एक ही बात है, ठीक है? जैसे तुम्हारे घर पे नाम क्या? तुम्हारा नाम क्या? योगेश। घर में डमरू बुला देते हैं, या और भी कालू धोलू, सर जितने भी नाम है ना। टाइम हो गया? कितना टाइम हो गया? 8:05, ठीक है बस। आओ अब ये E3 कैप क्या होगा? बोलो। के कैप, जेड कैप और ए जेड कैप, ये तीनों ही एक ही रूप है, पर कई बार आपको बुकों में ये देखने के लिए मिलेंगे। 1 सेकंड का वेट करना भाई आप, है ना सारे लोग, 1 मिनट के लिए ना। हाँ जी, तो ये क्या है? निर्देशांक वाला पार्ट है। अब जैसे ही अपन इसके अंदर आते हैं तो ये सारी चीजें हमें पता चल गई। तो हम डेल ऑपरेटर को कैसे लिख सकते हैं बताओ? जो डेल ऑपरेटर है वो कैसे आएगा? सर डेल
और क्या आएगा, ई की जगह आई कैप, H1 की जगह 1 डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। ये हमारा डेल ऑपरेटर है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आता है। और इस वाली बुक के अंदर जो है आपका मोस्टली पार्ट जो काम में आएगा वो यही काम में आएगा, कार्टेशियन वाला। यही आपको मेमोराइज रखना है बेटा, ध्यान रखना। क्या रखना है आपको? मेमोराइज रखना है ये वाला पार्ट। समझ गए मेरी बात? अब हमें क्या करना है, हमें स्पेरिकल यानी गोलीय निर्देश सेकंड, इसकी बात करेंगे अपन, गोलीय निर्देश तंत्र यानी स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में बताओ सबसे पहले क्या आता है? निर्देशांक। याद करो क्या बताए थे निर्देशांक गोलीय निर्देश तंत्र के। जिस बच्चा नया है वो ध्यान रखना, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के कोऑर्डिनेट आर रेडियस, थीटा एंगल, फाई एंगल। हाँ, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होते हैं? आर और थीटा। ध्यान रखना, आर रेडियस, थीटा एंगल और फाई भी एंगल। लिमिट तुम्हें बताई हुई है यहां पे एंगल, ठीक है ना? यहां पे एक दूरी है और दो एंगल है, ठीक है? वैसे स्केल गुणांक क्या करेंगे? स्केल गुणांक यानी स्केल फैक्टर। यदि मैकेनिक्स में तुम्हें याद हो तो H1 की वैल्यू 1 होती है, H2 की वैल्यू कितनी होती है? R होती है, और H3 की वैल्यू कितनी होती है? R साइन थीटा होती है। पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? इसके अलावा हमारा क्या बच गए भैया? एकांक सदिश। क्या बच गए? एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होते हैं इसके अंदर, ध्यान दीजिए। हाँ, या तो इसको E1 कैप बोलेंगे, या तो इसको ER कैप बोलेंगे, या फिर क्या बोलेंगे? R कैप। एक ही बात है। E2 कैप क्या आएगा? E थीटा कैप या फिर थीटा कैप। सेम एज इट इज आपका क्या पोर्शन काम में लोगे? E3 कैप या फिर E5 कैप या फिर फाई कैप। इनमें से कोई भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो अब मुझे कौन कौन बच्चा बताएगा इसका जो डेल ऑपरेटर है वो कैसे लिखा जाएगा? डेल ऑपरेटर बताओ सर। इसका लिखा जाएगा आर कैप डेल बाई डेल आर प्लस थीटा कैप अपॉन आर डेल ओवर डेल थीटा प्लस फाई कैप अपॉन आर साइन थीटा डेल ओवर डेल, और इसको थोड़ा सा टेढ़ा फाई लिखना, ये कोऑर्डिनेट के रूप में। कोऑर्डिनेट में लिखो तो थोड़ा सा टेढ़ा लिखना है इसको। समझ गए मेरी बात? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ फटाफट। क्या आएगा भाई? आर डेल अपॉन डेल आर, थीटा कैप डेल अपॉन डेल और फाई। आएगा कि नहीं आएगा बताओ? यह आपका किसके अंदर है? स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपका। और इसी तरीके से मैं सेम एज इट इज आपको अब ज्यादा ना बता के मैं क्या बोल रहा हूं, तीसरे नंबर का बता रहा हूं, जो कि क्या है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी बेलनीय निर्देश तंत्र। बेलनीय निर्देश तंत्र मैं डायरेक्ट लिखूंगा, बाकी आप सारी चीजें देख लेना क्योंकि आपको पता चल जाएगी क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर। हाँ बताओ, डेल ऑपरेटर। इसके कोऑर्डिनेट लिख देता हूं, क्या होते हैं? रो, फाई और जेड, ठीक है ना? इसमें दो डिस्टेंस होती है और एक एंगल। क्या आता है इसके अंदर? रो कैप डेल ओवर डेल आर और प्लस क्या आएगा?
फाई कैप और अपॉन रो डेल ओवर डेल फाई और प्लस जेड कैप और डेल ओवर डेल जेड। समझ गए मेरी बात? तो इसके कोऑर्डिनेट तो हो गए रो फाई जेड, सॉरी रो फाई जेड, और H1 कितना हो गया इसका, H1 1, H2 रो और H3 कितना हो गया 1। ध्यान रखना इसमें क्या होता है, H1 1, H2 रो होता है और H3 भी कितना होता है 1। तीसरी चीज और क्या चीज रह गई इसके अंदर, हाँ E1 कैप, इसको ई रो कैप लिख सकते हैं या रो कैप लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हो इसको, E2 कैप और ई फाई कैप या फिर फाई कैप, E3 कैप, EZ कैप या फिर ZA कैप। ये सारी चीजें इसके अंदर आप मेंशन कर सकते हो। तो फटाफट एक बार मैथमेटिकल टूल उतार लीजिए, उसके बाद आपको क्या कराते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। बहुत शानदार तरीके से, बहुत अलग तरीके से, अलग लेवल पे आज इस बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बुक करवाऊंगा मैं। शानदार, आप टेंशन मत लो, एक भी चीज की कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। उतारिए फटाफट मैथमेटिकल टूल्स। ऐसे लगेगा कि ये सिंपल सिंपल चीजें हमें आ रही हैं फिर भी क्यों करवा रहे हो। आप देखो धीरे धीरे सारी चीजों की जो नींव है वो मजबूत की जाएगी, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उतारो फटाफट। उतारो भाई फटाफट, तुरंत प्रभाव से। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। और भाई बागड़ी, कैसा है तू? अभी तक अच्छा था? अभी तक अच्छा। क्या ख्यालों में आ रही है? नींद की बात कर रहा हूं मैं। क्या गुड मॉर्निंग का मैसेज नहीं आया तेरा? आ गया? क्या रिप्लाई दिया? हैव नाइस डे। तूने भी गुड मॉर्निंग लिख दिया तो वेरी गुड मॉर्निंग लिख देता है यार। तो सारी चीजें समझानी पड़ेंगी इसको, बच्चा है ना अभी ये। अरे तू महारानी वाले गेट पे क्यों खड़ा रहता है? काली एक्टिवा आधा। हाँ काली एक्टिवा। हाँ आराम से, ज़्यादा से ज़्यादा 35 दिन लगेंगे इस बुक में, कंप्लीट करवा दूंगा, देखते रहो। इस बार मैं तुमसे फीस ही तब लूंगा जब 2 यूनिट हो जाएंगी। और बताओ, जियो जिंदगी। बस विश्वास के नाम पे 2 यूनिट कैसी करवाई जाती हैं उनके आधार पे आप फीस दीजिएगा। फिर पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, है ना। चलो उतारो। क्यों भाई, सही बात है ऑनलाइन वालों। तुम तो कैसे इस्तेमाल करोगे? तुम्हारा तो एप्लीकेशन पे कोर्स परचेज करना पड़ेगा। अरे करवा दें, कोई दिक्कत नहीं, मत टेंशन लो।
नहीं, ये तो अलग से। इसको इंग्लिश मीडियम में लिखना कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या लिखोगे? कर्वी लीनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सारी चीजें बताएंगे भैया, आप टेंशन ना लीजिए। E1 E2 E3 एकांक सदिश कहलाते हैं। यूनिट वेक्टर H1 H2 H3 स्केल फैक्टर कहलाते हैं। और U1 U2 U3 निर्देशांक कोऑर्डिनेट्स। फर्स्ट लिखो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तंत्र। थोड़ा सा जो पिछली बार मैकेनिक्स की फर्स्ट यूनिट के दिन पहले दिन करवाया था ना, वो थोड़ा पढ़ लेना। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, स्पेरिकल क्या होता है, और सिलेंड्रिकल क्या होता है। बार बार नहीं बताएंगे चीजें। कोऑर्डिनेट, स्केल फैक्टर, एकांक सदिश, यूनिट वेक्टर्स। फटाफट उतार लो रे। गोलीय निर्देश तंत्र, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। उतारो फटाफट। फटाफट लिखना रे।
हरे कृष्ण राधे श्याम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। नीचे करूं? उतार लिया सभी ने? इस यूनिट के अंदर ज्यादातर काम आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से ही होगा, यानी कार्तीय निर्देश तंत्र में ही होगा। ठीक है, फिर भी अपन ने बताया है कहीं कोई काम में आए तो आप इस चीजों को पता रहे आपको, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। समझ गए मेरी बात? अब आपके जो इस यूनिट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है, इस यूनिट की बात कर रहा हूं और खासकर इस वाले चैप्टर की। यह आपका डेल ऑपरेटर है। इस डेल ऑपरेटर के आपको क्या पढ़ने? ऑपरेशंस पढ़ने। तो मैं आज ही बता देता हूं तुम्हें, फिर बार बार जब मैं पढ़ाऊं तब ध्यान रखना है क्या करना है इस डेल ऑपरेटर के। हाँ, 3 ऑपरेशंस पढ़ने आपको, और वो भी कौन कौन से? एक, पहला, दूसरा और तीसरा। ध्यान से सुनिए, यदि इस डेल ऑपरेटर के आगे किसी भी प्रकार का कोई डॉट क्रॉस नहीं है, सिंपल है, तो याद रखना वो क्या कहलाता है? आपका ग्रेडियंट कहलाता है। क्या कहलाता है वो? ग्रेडियंट। क्या कहलाता है? परवणता। क्या कहलाता है बेटा? परवणता, यानी ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट में क्या होगा? ध्यान रखना, यहां जो चीज आएगी वो फंक्शन आएगा, वो क्या आएगा? अदिश फलन आएगा। क्या आएगा? अदिश फलन। और आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? हाँ जी, ऑपरेशन के बाद जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? सदिश। क्या मिलेगा? सदिश, यानी वेक्टर। समझ गए मेरी बात? सेम एज इट इज, यदि आपके डेल ऑपरेटर के साथ बेटा क्या लगा हुआ मिल जाए आपको? डॉट लगा हुआ मिल जाए, तो डॉट वाली चीज को बोलते हैं डाइवर्जेंस। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस। क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस। और इसके अंदर क्या होता है डाइवर्जेंस में? यहां सदिश आता है। क्या आता है? सदिश फंक्शन का ऑपरेशन होगा, और सदिश के बाद आपको क्या मिलेगा? अदिश मिलेगा। क्या मिलेगा? अदिश। यानी ये वेक्टर होगा और हमें क्या मिलेगा? स्केलर मिलेगा। सेम एज इट इज लास्ट, यदि डेल ऑपरेटर के साथ आपका क्या आ जाए? क्रॉस आ जाए, उस चीज को हम बोलते हैं कर्ल। क्या बोलते हैं बेटा? कर्ल। और कर्ल में हमेशा क्या होता है? सदिश ही ऑपरेट होगा, और आगे भी क्या मिलेगा आपको? सदिश ही मिलेगा, यानी वेक्टर, और मिलेगा भी क्या? वेक्टर। ये इस यूनिट की सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आपको इसके बारे में काफी सारा डील करना है, इनके बारे में बड़े बड़े डेरिवेशंस पढ़ने हैं इनके, और इनके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब सारे इसके ऊपर पढ़ने हैं आपको। समझ गए मेरी बात? फटाफट इसको उतारो। इस डेल ऑपरेटर के ऑपरेशंस को उतारो रे भाई फटाफट। चले, पढ़ लिया गया आपने सदिश, डाइवर्जेंस, कर्ल, ग्रेडियंट। ठीक है, स्केलर फंक्शन, वेक्टर, वेक्टर, स्केलर, वेक्टर और वेक्टर। इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान रखनी है इसके अंदर,
जिसका नाम है गामा समाकलन। क्या ध्यान में रखना है? गामा समाकलन। कहीं एक दो जगह काम में आएगा, ये बताऊंगा कहां पे आएगा। गामा समाकलन मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा आपने। क्या पढ़ना आपको? गामा इंटीग्रेशन। याद रखना गामा इंटीग्रेशन कहां से कहां लगता है बेटा? 0 से इनफाइनाइट के मध्य। यहां पे x की पावर m कुछ भी हो सकता है, a की पावर माइनस अल्फा और x की पावर n और dx। हो सकता है ये x में हो सकता है ये t में हो, ये हो सकता है y में हो, कुछ भी हो सकता है। ध्यान रखिए इसका फॉर्मूला होता है 1/n और गामा m+1/n डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर m+1 डिवाइडेड बाई n। सर एक चीज बताओ हमें, ये गामा कैसे सोल्व होगा? देखो गामा की चीजें दो चीज तरीके से सोल्व करनी है आपको। एक तो स्टैंडर्ड वैल्यू ध्यान में रखनी है आपको, किसकी? गामा 1/2 की। इसको लिखते हैं हम √a π से। दूसरी चीज, यदि गामा इंटीजर जैसे गामा 3/2 हो तो इसको लिखने का तरीका है 1/2 और गामा 1/2 यानी √a π डिवाइडेड बाई 2। तो सर ये आया कैसे? देखो जब भी आपके हाफ इंटीजर हो ऐसी चीजें जैसे n+1 और गामा, तो इसको लिखने का तरीका क्या है? n गामा n। तो इस 3/2 को कैसे लिखा मैंने? देखो 1+1/2, तो इसमें n क्या है? 1/2, तो 1/2 गामा 1/2 और वैल्यू क्या आ गई? √π/2। आप किसी को भी ओपन कर सकते हो ऐसे। या फिर एक चीज और है कि यदि इसमें इस टाइप से हो कि गामा 5, इसको लिखा जाएगा 4 फैक्टोरियल। ये कैसे सर? इंटीजर के लिए देखो ध्यान से रहो, गामा और n है ना, तो ये खुलेगा n-1 का फैक्टोरियल। ये हमारा गामा इंटीग्रेशंस की वैल्यू है। निकालोगे तब आपको बताएंगे, पर फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। गामा कैसे ओपन होता है ये ध्यान रखना। फटाफट उतारो इसको। अब स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट। फटाफट करो। चले चले। अब देखो यूनिट नंबर फर्स्ट, जिस बच्चे ने उतार लिया वही ध्यान रखना। अब आओ यहां से स्टार्ट होती है हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट। करो श्री गणेशाय नमः। यूनिट नंबर फर्स्ट, और यूनिट नंबर फर्स्ट के अंदर आपकी क्या चीज आएगी बेटा? चैप्टर नंबर फर्स्ट। और चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका कौन सा है बेटा? आपका अभी अभी मैं सिलेबस लिखवाया आपको। क्या लिखवाया है? अदिश एवं सदिश क्षेत्र। ध्यान रखना क्या है? स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स। क्या आएगा भाई? स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स। ये आपका पहला चैप्टर है, ध्यान रखना। क्या है आपका पहला चैप्टर? ठीक। अब इसके अंदर सबसे पहले आएंगी भौतिक राशियां। पहले हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे?
भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज। 11वीं 12वीं में आपको क्या बताया जाता? वे राशियां जिनका मापन किया जा सकता हो क्या कहलाते हैं? भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी, यानी जिनको क्या किया जा सकता हो? मेजर किया जा सकता हो, क्या कहलाती है आपकी? फिजिकल क्वांटिटीज। इनके बारे में अपन ज्यादा नहीं, 11th 12th के चैप्टर इनमें रहेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो आप पहले ऊपर ही ऊपर चैप्टर का नाम लिखें और फर्स्ट हेडिंग डालें भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। फटाफट। स्केलर एंड वेक्टर फील्ड्स, अदिश एवं सदिश क्षेत्र। लिख लिया? अब फर्स्ट हेडिंग डालो भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी लिखो। वे सभी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, वे सभी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है, आराम से लिखना रे भाई, वे सभी राशियां जिनका मापन किया जा सकता है भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। जैसे ऑनलाइन वाला लिख लो, कमेंट कर देना भाई, भौतिक राशियां कहलाती हैं। इंग्लिश में लिखो। लिख लिया हिंदी मीडियम वालों ने? इंग्लिश मीडियम वाले लिखो पहले फिजिकल क्वांटिटी, ऊपर ऊपर हेडिंग डालो, लिखो ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और सिस्टम। ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और सिस्टम that can be measured, that can be measured, राइटिंग सुधार ले रहे तू ढंग से है इस बार, that can be measured and represented by a value, and represented by a value। अब आओ देखो, इसमें आपको मैं फिलहाल अभी के लिए दो चीजें बता रहा हूं, एक तो बता रहा हूं वेक्टर और एक बता रहा हूं स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले हम बात करेंगे अदिश राशि की, इसके लिए अदिश, और एक आपने पढ़ी है सदिश। आगे जाके एक प्रदिश और बताऊंगा हम आपको, टेंसर, ठीक है, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे, पहले इन दोनों के बारे में बात करेंगे, सदिश और अदिश। आपने क्या पढ़ा आज तक सदिश और अदिश के बारे में बताओ? केवल मैग्नीट्यूड की बात हो, ठीक है, ध्यान रखना रे, जो अदिश राशियां होती हैं, अदिश राशियां यानी स्केलर क्वांटिटी, और सदिश राशियां यानी वेक्टर क्वांटिटी। आपने इसके अंदर पढ़ा है कि केवल इसमें क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड, केवल परिमाण, केवल किसकी बात की जाती है? ओनली मैग्नीट्यूड की, यानी केवल मैग्नीट्यूड। केवल परिमाण की बात की जाती है, ठीक है ना, केवल किसकी बात की जाती है? परिमाण की बात की जाती है, ओनली मैग्नीट्यूड। और यदि मैं सदिश राशियों की बात करूं तो परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है इसमें, ठीक है, परिमाण एवं दिशा, यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की बात होगी। ये तो आप पढ़ते ही आए हो, पर ध्यान रखना इसमें क्या होता है? जनरल एडिशन होता है, सामान्य योग होता है। कैसे सर? सामान्य योग, जनरल एडिशन। जनरल एडिशन का मतलब क्या हो गया? आप 4 kg केले लाए और आपके भाई भी 5 kg केले लाए, तो टोटल कितने हो गए? 9 kg। कोई भी चीज है 4 kg प्लस 5 kg प्लस 9 kg, ये सिंपल एडिशन हुआ। पर ध्यान रखिए कि आपका जो परिमाण एवं दिशा जब की बात होगी, जब एक आवश्यक प्रतिबंध आता है इसके अंदर, और इसके लिए नेसेसरी कंडीशन है, वो क्या है? आवश्यक प्रतिबंध। और वो क्या है भैया?
आवश्यक प्रतिबंध, और वो आवश्यक प्रतिबंध क्या है कि सदिश योग की पालना होनी चाहिए, वेक्टर एडिशन की पालना होनी चाहिए, सदिश योग की पालना होनी चाहिए। ये किसको फॉलो करता है? सदिश योग की पालना, वेक्टर क्वांटिटी फॉलो वेक्टर एडिशन लो। तो सर कैसे? देखो इसमें और कुछ ही नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी के लिए बात करूं तो मान लो ये दो चीजें हैं, देखो जैसे ये और फिर ये, मान लो ये 4, अभी मैं वेक्टर लगा रहा हूं इसके ऊपर, क्या लगा रहा हूं? 4, और ये कितना है? 3। तो इसका यदि रिजल्टेड निकाला जाए तो कितना आएगा? 4, अरे वेक्टर लगा रहा हूं समझने के लिए केवल, 4 + 3 वेक्टर कितना आ जाएगा? 7। ठीक है, मैं सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं, वैसे नहीं है वेक्टर, सेम एज इट इज। देखो 4 और फिर ये तो 4 और ये 3, इसका रिजल्टेड कितना आएगा बेटा? 4 + 3 और कितना आएगा? 1 आएगा कि नहीं आएगा? तो इन दोनों का एडिशन 1 आ रहा है, एक बार 7 आ रहा है। अरे नेगेटिव लगाते हैं, पर मैं एडिशन बता रहा हूं, ये एडिशन वो अपने आप देगा। एक बार अपन बता रहे हैं भाई साहब, समझा रहे हैं। देखो जैसे ये 4 है और ये 3 है, तो इनका रिजल्टेड कितना आएगा? 5। तो आर कितना आया? 4 + 3 = कितना आ गया? 5। तो ये वेक्टर एडिशन चेंज हो रहे हैं, ये किसकी वजह से चेंज हो रहे हैं सारे? ये वेक्टर एडिशन लॉ की वजह से ही चेंज हो रहे हैं कि आप दोनों का जोड़ कर रहे हो, कई बार 7 मिल रहा है, कई बार 1, कई बार 5। तो इसका कारण यही है कि इसमें क्या होगा? वेक्टर एडिशन रूल फॉलो होगा, जो हम बताएंगे अभी किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा त्रिभुज सदिश संयोजन नियम लगाने से, ठीक है ना? तो वो दोनों बताएंगे आपको, पर अभी के लिए आप ये दोनों उतारिए चीजें, ठीक है, फटाफट। हाँ वो दोनों चीज बताएंगे ना, त्रिभुज के लिए भी और समांतर चतुर्भुज। उतारो अदिश राशियां और सदिश राशियां, लिखो नीचे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, लिखो, लिख लिया ना आपने तो? हाँ तो नीचे ये उतारो, दोनों अदिश राशियां और एक साइड सदिश राशि। इसको क्या लिखोगे? ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें लिखोगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इसके लिए नीचे लिखोगे जनरल एडिशन, और इसके अंदर क्या लिखोगे? नेसेसरी कंडीशन। क्या लिखोगे? नेसेसरी कंडीशन। फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ, फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ। चलो पढ़ लिया सारी चीज। अब मैं तुम्हें प्रदिश राशि के बारे में बताऊंगा बाद में, जिसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एक साथ चेंज नहीं होते, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। पर अभी के लिए आप थोड़ी सी एक बार जनरल चीजें समझ लो कि जो ये प्रदिश राशियां होती हैं, जो टेंसर क्वांटिटी होती है, ये होती क्या है, ध्यान रखो। प्रदिश राशियां, बस इतना पता होना चाहिए तुम्हें अभी के लिए। प्रदिश राशियों में आपको 2 चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है? और वो चीज क्या ध्यान में रखनी है? आपको 2 चीजें, ये चीज ध्यान में रखनी है कि सर इसके अंदर एक तो शून्य कोटि का प्रदिश होता है और एक प्रथम कोटि का प्रदिश होता है, फिर द्वितीय कोटि का भी होता है, ठीक है ना? पर हम शून्य कोटि के प्रदिश की बात करेंगे और प्रथम कोटि की बात करेंगे। किसके? शून्य कोटि, शून्य कोटि। और एक किसकी बात करेंगे बेटा? प्रथम कोटि की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रथम कोटि और शून्य कोटि की। ध्यान रखना, शून्य कोटि के जो भी प्रदिश होते हैं ना,
उनको हम बोलते हैं अदिश राशियां। क्या बोलते हैं? अदिश। क्या बोलते हैं? स्केलर। और जो भी प्रथम कोटि के होंगे क्या बोलेंगे? सदिश। क्या बोलेंगे? वेक्टर। ये नीचे उतारो बस, ओनली इतना। ठीक है, बाकी मैं समझा दूंगा तुम्हें कैसे, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका एग्जांपल है, कैसे इसमें चेंज होता है, सारी चीजें। जीरो ऑर्डर और ये फर्स्ट ऑर्डर। फील्ड भी बताएंगे अब तुम्हें, फील्ड क्या होता है, फिर बताएंगे कि वेक्टर फील्ड क्या होता है और स्केलर फील्ड क्या होता है। ठीक है, ढंग से उतारा। अब आओ, अब मुझे चीज बताओ एक। अब तुमने पढ़ लिया कि क्या स्केलर होता है और क्या वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो चलो बताओ धारा क्या है? हम्म हम्म करंट क्या है? वेक्टर। दिशा भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। बागड़ी नहीं, सेंसर भी हो सकती है। चार आई कैप देख के लिखा आपने कभी? 4 आई कैप एम्पियर में। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं इसके अंदर, पर ध्यान रखना कभी भी करंट के अंदर वेक्टर एडिशन लॉ की पालना नहीं होती है। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? सूडो स्केलर क्वांटिटी। छदम अदिश राशियां बोला जाता है, ऐसी राशियों क्या बोला जाता है? छदम अदिश राशियां, सूडो स्केलर क्वांटिटी। नीचे लिखो नॉट डाल के, नॉट लिखो, लिखो धारा के पास केवल, सॉरी लिखो धारा के पास, ओनली ऐसे लेना, धारा के पास परिमाण व दिशा दोनों होती हैं। धारा के पास परिमाण व दिशा दोनों होती हैं। दोनों होती हैं, परंतु धारा सदिश योग की पालना नहीं करती है। परंतु धारा सदिश योग की पालना नहीं करती है। पालना नहीं करती है, जिसके कारण इसे जिसके कारण इसे छदम अदिश राशि कहा जाता है। छदम अदिश राशि कहा जाता है। लिखो इंग्लिश मीडियम वाला नोट डाले, करंट डज नॉट ओबे वेक्टर एडिशन लॉ। करंट डज नॉट ओबे वेक्टर एडिशन लॉ। So it is called pseudo scalar quantity. So it is called pseudo scalar quantity. ठीक है, आगे वाली हेडिंग डालो, फील्ड क्षेत्र। फर्स्ट हेडिंग डाल दो फील्ड क्षेत्र। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे कल की क्लास के अंदर। ठीक है,
कल से आपकी रेगुलर 7:15 पे क्लास स्टार्ट होगी और 8:05 तक चलेगी, ठीक है। तो आज के लिए तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। देखो टाइम वेस्ट करेंगे नहीं इस बार कुछ भी। कल की क्लास के अंदर बड़े डेरिवेशन स्टार्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। मे बी ग्रेडियंट स्टार्ट हो जाए, क्या हो जाए, ग्रेडियंट स्टार्ट हो जाए। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा बेटा।